देखो अब हमें पता चल गया कि जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पार्टिकल कैरेक्टर से एक्सप्लेन करते हैं। एक और चीज है जिसको इस कैरेक्टर से एक्सप्लेन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, अब समझो ये स्पेक्ट्रम है क्या चीज, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप मेरी बात को पूरी तरह फॉलो करोगे, और बहुत मुश्किल है अगर आप बुक से करोगे या कहीं और से करोगे, मुश्किल हो जाएगा। बहुत इजी लगेगा जब मैं समझाऊंगा, ठीक है। सो देखो, जब तक ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल कर रही है, जब तक ऑर्डिनरी लाइट जा रही है, एक ही मीडियम में जा रही है, तो वो सीधे रास्ते में जाएगी। जैसे मीडियम चेंज होंगे तो वो अपना बिहेवियर चेंज करेगी, कई बार बेंट हो जाएगी, कई बार रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ चेंज करेगी। मीडियम चेंज करने पे अपना बिहेवियर चेंज करती है, ठीक है फाइन। जैसे ये सनलाइट है, दिस इज अ सनलाइट विच इज कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है फाइन। तो जैसे इस लाइट को हमने प्रिज्म के थ्रू पास किया, प्रिज्म जानते हो फिजिक्स में प्रिज्म यूज होता है लैब, ठीक है फाइन। तो जैसे इस लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया हमने, when this light is passed through the prism, ये प्रिज्म के थ्रू पास किया हमने जैसे, तो इस लाइट को जैसे प्रिज्म के थ्रू पास किया तो ये डेविएट कर गई, ये स्प्लिट कर गई 7 कलर्स में। It gets splits up into violet, indigo, blue, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन कलर में स्प्लिट करें। इसको हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका जब इम्पैक्ट नोटिस किया तो देखा कि ये हमारे पास जो लाइट है वो 7 बैंड्स की फॉर्म में नजर आ रही है, 7 कलर के बैंड्स नजर आ रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस कलर के बैंड्स नजर आ रहे हैं। समझ आ रही? इस कलर के जो बैंड नजर आ रहे हैं इस केस में, तो ये जो बैंड नजर आ रहे हैं, इन बैंड्स को हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम। क्योंकि लाइट यहां से जा रही थी, प्रिज्म एक डिफरेंट मीडियम है, जब उस मीडियम में गई तो उसके बाद वो स्प्लिट कर गई, स्प्लिट करने के बाद ये ओवरलैपिंग बैंड्स नजर आ गए, एक वायलेट कलर का बैंड, एक इंडिगो, एक ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है, सारे कॉन्टिन्यूटी में है। ये जो स्प्लिटिंग है लाइट की, ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग है लाइट, उसके कारण जो फोटोग्राफिक प्लेट पे ये स्पेक्ट्रम आ रहा है, इसको हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। और वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो इस तरह के स्पेक्ट्रम को स्टडी करती है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of such type of spectrum is called spectroscopy. Is that clear or fine? इसमें डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ठीक है फाइन। जैसे वायलेट की वेवलेंथ होती है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, रेड की होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, ये रेंज, विजिबल रीजन की क्या रेंज है। वायलेट यहाँ से शुरू होती है और इंफ्रारेड यहाँ से, ये याद होना चाहिए, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है फाइन। तो अब आपको समझ आ गया कि स्पेक्ट्रम कैसे बना। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। ये तो समझ आना, स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाने के लिए समझाया था ये। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितने टाइप के? एक्चुअली स्पेक्ट्रम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम उसके कारण होता है जिसमें रेडिएशंस एमिट हो रही है। रेडिएशंस क्या हो रही हैं? एमिट। एमिशन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द रेडिएशंस व्हिच आर एमिटेड। जब रेडिएशन एमिट हो रही है उसके कारण स्पेक्ट्रम आता है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे मैं एक फ्लेम है ये, ठीक है फाइन, ये फ्लेम है और इस पे मैंने सोडियम क्लोराइड रखा है, यहाँ पे ना मैंने NaCl रखा है, यहाँ पे क्या रखा है? सोडियम क्लोराइड, और इसको हीट किया। जब मैंने इसको हीट किया तो इससे रेडिएशन एमिट की। जैसे ये रेडिएशन को हमने प्रिज्म के थ्रू पास किया, समझना है आपने, जैसे इसको रेडिएशन को प्रिज्म के थ्रू पास किया तो इसने स्प्लिट किया 2 लाइंस में, ठीक है फाइन। और जब इसका इम्पैक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पे नोटिस किया आपने, इसका इम्पैक्ट, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, तो यहाँ पे ये रेडिएशन यहाँ पे लाइंस की फॉर्म में नजर आई, एक ये लाइन, एक ये लाइन, और ये जो लाइन नजर आई ना, ये येलो रीजन में नजर आई, येलो रीजन ऑफ लाइट में ये कलर लाइंस नजर आई। यानी कि सोडियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं
तो वो जो रेडिएशन एमिट करता है वो विजिबल रीजन के येलो वाली रीजन में नजर, बैंड नहीं नजर आएगा, लाइन नजर आएंगी। जो पिछला स्पेक्ट्रम किया उसमें बैंड नजर आ रहे थे, तो उसको बैंड स्पेक्ट्रम है, वो भी एमिशन स्पेक्ट्रम, पर वो किसने दिया? सनलाइट ने दिया। और ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? लाइन स्पेक्ट्रम। दिया किसने? सोडियम क्लोराइड ने। है वो भी वैसा, ये वैसा, लेकिन इसमें लाइंस आ रही है, उसमें क्या आ रहा है? बैंड आ रहा है। समझ आ गई बात? तो ये जो लाइट स्पेक्ट्रम आ रहा है दैट इज ड्यू टू एमिटेड रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? एमिटेड। जब भी एमिशन स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें ब्राइट लाइंस नजर आती हैं। ब्राइट लाइन कोई भी कलर हो, ब्राइट लाइंस और ब्राइट लाइंस इन डार्क बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पूरी की पूरी डार्क होगी, बैकग्राउंड इज ऑल डार्क, ब्राइट लाइंस और बैकग्राउंड क्या होगी बेटा जी? डार्क। सनलाइट के केस में भी पूरी बैकग्राउंड डार्क है और 7 कलर्स ब्राइट नजर आ रहे हैं, जो भी एक कलर है वो ब्राइट है। इसमें भी यही हो रहा है। समझ आ गई? तो ये क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। याद रखना किसी भी दो सब्सटेंस का लाइन स्पेक्ट्रम कभी भी सेम नहीं होता, इसलिए इसको हम बोल देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये दूसरा पार्ट है, इट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। पिछला बैंड स्पेक्ट्रम था, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। इसको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? तो याद रखना कभी भी किसी भी दो सब्सटेंस का लाइन स्पेक्ट्रम सेम हो ही नहीं सकता। इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम। इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम। जैसे फिंगरप्रिंट किसी दो ह्यूमन बीइंग की सेम नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह किसी भी दो सब्सटेंसेस का लाइन स्पेक्ट्रम सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट होगा, पक्का डिफरेंट होगा। समझ आ गई? कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम व्हिच इज फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का है। एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप, पहला बैंड स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम। और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ब्राइट लाइंस इन डार्क बैकग्राउंड। लाइंस ब्राइट आएंगी लेकिन बैकग्राउंड क्या होगा? ब्राइट, डार्क बैकग्राउंड। आगे समझ? ठीक है, फाइन। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम है वैसे ही दूसरे टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई इसलिए स्पेक्ट्रम आया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे समझ? ठीक है, अब इस केस में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझते हैं हम कि हमने क्या किया, सनलाइट यूज की। फिर से ये सनलाइट है, यही यूज की, ठीक है, लेकिन हमने सनलाइट जब यूज की उसको हमने एक सॉल्यूशन के थ्रू पास किया जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड रखा है। जैसे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज किया तो इसने स्पेक्ट्रम दिया और इसको प्रिज्म के थ्रू पास किया तो इसने स्पेक्ट्रम दिया जिसमें हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट पे इंपैक्ट नोटिस हुआ और उसमें दो लाइंस नजर आई। अगेन येलो रीजन में ही दो लाइंस नजर आई, लेकिन इसकी बैकग्राउंड ब्राइट है, बैकग्राउंड ब्राइट है लेकिन ये डार्क है। ये येलो कलर की लाइंस नहीं नजर आ रही हैं, डार्क लाइंस नजर आती हैं, क्योंकि जो रेडिएशन सोडियम क्लोराइड एमिट कर रहा था वही रेडिएशन सन से इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए ये डार्क आ गई और बैकग्राउंड क्या होगी? ब्राइट। उल्टा हो गया। आप ये मत सोचना कि ये येलो कलर की लाइट है, येलो कलर नहीं आया, डार्क लाइंस आई, बट आई येलो रीजन में। जिस रीजन में येलो आता है ना उसी रीजन में आई, लेकिन है क्या? डार्क। और पूरी बैकग्राउंड पीछे क्या है? ब्राइट है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो लाइन स्पेक्ट्रम ये, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कभी भी बैंड स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता कभी भी। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, इसको डिसकंटीन्यूअस भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, फाइन। इट इज आल्सो कॉल्ड डिसकंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। समझ आ गई मेरी बात? और जो बैंड स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में बैंड्स हैं। समझ आ गई? इसमें कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, आइसोलेटेड है, बीच में डार्क, फिर से लाइंस आ गई। तो लाइन स्पेक्ट्रम डिसकंटीन्यूअस, बैंड स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस। कभी भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आएगा एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि जब रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली वो तो डार्क हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी में डार्क हो जाएगा, वो तो पता नहीं चलेगा कौन सी लाइट कौन सी एब्जॉर्ब की, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैन नेवर बी अ बैंड स्पेक्ट्रम। समझ आ गई बेटा बात? आई होप ये क्लियर होगी बात कि इसमें क्या क्या चीज है, डिसकंटीन्यूअस क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन, एमिशन में एमिशन के कारण, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन के कारण। एमिशन कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस दोनों हो सकता है, एब्जॉर्प्शन ओनली कॉन्टिन्यूअस हो सकता है।
ओनली डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस लाइन होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ आ गई बात। एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है दैट इज उस केस में एमिटेड रेडिएशन है, इसमें एब्जॉर्प्शन, इसमें लाइन डिस्कॉर्डिनेट दोनों, तो इसमें एक। समझ आ गई, ये डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। यहां तक क्लियर है? ठीक है फाइन। नाउ अगला पार्ट आता है कि इस तरह का स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में भी आता है। हाइड्रोजन गैस जो है ना, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज आल्सो अ लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन गैस का जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज आल्सो अ लाइन स्पेक्ट्रम, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। जब हाइड्रोजन जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया ना, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कल उस कैथोड रे ट्यूब को जब आपने हीट किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी दी तो उसने एनर्जी एमिट की, कैथोड रेस प्रोड्यूस की ना, तो एनर्जी एमिट की। वो लाइंस जो आती हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम होती है हाइड्रोजन, उनको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन। और फिक्स्ड है, उसकी फिक्स्ड लाइंस हैं। समझ आ गई, उसकी लाइंस क्या है? फिक्स्ड। एक्चुअली होता क्या है, जब सब्सटेंस ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली ना, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो वो एनर्जी एमिट कर देता है, एब्जॉर्ब करके क्या कर देता है? एमिट कर देता है। फिर वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि एनर्जी गेन कर ली, फिर एनर्जी रिलीज कर दी, स्टेबल हो गया। तो जो रिलीज करता है ना एनर्जी, वही लाइंस आती है, वही स्पेक्ट्रम में लाइंस आती है। समझ आ गई मेरी बात? तो इसके हिसाब से जो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रम होते हैं। हम लेवल देख लेते हैं। जैसे ये लेवल है, ये इन्फिनिटी है, बहुत दूर है। ठीक है फाइन। और ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है फाइन। और ये फर्स्ट लेवल, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है फाइन। सो इस केस में इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इन्फिनिटी। अगर ये 1 है, मतलब एटम हायर एनर्जी से 1 पे आ रहा है, चाहे यहां से आए, चाहे यहां से आए, चाहे यहां से आए, चाहे यहां से आए, चाहे कहीं से भी आए। इस केस में जहां पे आ रहा है N1 जहां पे रीच करता है, और N2 जहां से आता है, फ्रॉम N2 फ्रॉम N1 रीच करता है। तो अगर N1 इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो लाइंस आती हैं इसको बोलते हैं लेमैन स्पेक्ट्रा। इट इज कॉल्ड लेमैन स्पेक्ट्रा, नाम दिया गया। और अगर ये सेकंड लेवल पे आ रहा है, चाहे कहीं से भी आए, सेकंड लेवल से, ऊपर में से किसी में से भी आए, समझ आ गई। इस केस में N1 1 है, तो N2 क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 एंड सो ऑन। लेकिन अगर ये जो लाइन आ रही है इस केस में N1 इज इक्वल टू व्हाट? 2, तो N2 क्या होगा? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, हायर होगा। समझ आ गई। तो ये जो स्पेक्ट्रम आता है इसको बोलते हैं, इसको लाइंस को बोलते हैं बार्मर सीरीज। दीज आर कॉल्ड बार्मर सीरीज। अगर ये 3 में आ रहा है, चाहे 4 से आए, चाहे 5 से आए, चाहे 6 से आए, चाहे 7 से आए, चाहे 8 किसी से भी आए, इसको बोलते हैं पैस्चन। इट इज कॉल्ड पैस्चन सीरीज। ठीक है फाइन। इस केस में N1 क्या होता है? 3, N2 क्या होगा? 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। अगर ये यहां पे आता है, ये वाले पे यहां पे आ रहा है, इस केस में N1 क्या है? 4, N2 क्या है? 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो इसको बोल देते हैं ब्रैकेट सीरीज। इट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है फाइन। अगर N1 यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे, यहाँ से आ रहा है, चाहे यहाँ से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं फंड सीरीज, PFUND, फंड सीरीज। लेमन, बार्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज। इस केस में N1 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 इस केस में, तो N2 क्या आ जाएगा? 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक। समझ आ गई। तो ये सीरीज ऑफ लाइन आ रही है हाइड्रोजन में, जिसमें N1 अगर 1 है तो लेमन, 2 है बार्मर, 3 है पैस्चन, 4 है ब्रैकेट, 5 है फंड सीरीज। समझ आ गई बात? क्लियर है? ठीक है फाइन। तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। और इसको लाइंस को प्रेडिक्ट, इनकी वेवलेंथ को प्रेडिक्ट करने के लिए एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग इक्वेशन। दिस इक्वेशन हेल्प्स इन द प्रेडिक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस। कैसे? उसके लिए फॉर्मूला है न्यू बार, जिसको वेव नंबर बोलते हैं,
which is further equivalent to 1 over lambda is equal to Rydberg constant into 1 over n1 square minus 1 over n2 square। ये आप जानते हैं n1 n2 क्या है, n1 जहां पे रीच कर रहा है, जहां पे पहुंच रहा है, और n2 जहां से आ रहा है, फ्रॉम, इनटू z स्क्वायर। व्हाट इज z? z इज एटॉमिक नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन एंड लाइक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो हाइड्रोजन की तरह है। समझ आ गई? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम के ऊपर प्लस है तब भी इलेक्ट्रॉन 1 है, लिथियम के ऊपर +2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 1 बच गया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 1 बच गया। तो ये सारे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इक्वेशन होती है, और R इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। R को क्या बोलते हैं बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 10967 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स है, मीटर नहीं, सेंटीमीटर इनवर्स। एग्जैक्टली। इससे हमें लैम्डा भी मिल सकता है, वेव नंबर भी मिल सकता है, और अगर लैम्डा पता चल गया तो न्यू भी पता चल सकता है, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। तो लैम्डा पता किया, यहाँ पे पुट करो, सी की वैल्यू तो पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। Exactly. Fine. So this is all about what you call Rydberg spectrum. समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? श्योर? क्लियर है? अच्छी तरह? ठीक है, फाइन। चलो, अब इसी से रिलेटेड अब हमने बोला कि बोहर्स मॉडल की डेवलपमेंट हुई है, तो अब बोहर्स मॉडल को समझ लेते हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है क्या? बोहर्स मॉडल क्या बोलता है? बोहर्स मॉडल क्या बोलता है? एटम के अंदर सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज मास होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम के अंदर सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज मास होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, फाइन। तो एटम के अंदर सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज मास है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, फाइन। उस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन एक वेल डिफाइंड पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट। तो बोलते हैं एटम के अंदर सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज मास है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वेल डिफाइंड पाथ में जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ये पहला पोस्टुलेट बहुत सा ऑर्बिट के बारे में बताया। दूसरा पोस्टुलेट बोलता है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको बोलते हैं हम स्टेशनरी स्टेट्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब क्या है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेगा उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। उसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स्ड। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, एनर्जी फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, एनर्जी फिक्स्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो गया ना, एनर्जी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो एनर्जी क्या है। दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय En, energy of electron in a n orbit minus 2.18 into 10 to power minus 18 divided by n square into z square joules per atom। ये एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो 1 का स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर। ये नेगेटिव क्यों है ये मैं बताऊंगा लेक्चर के एंड में। आगे समझ? ठीक है, फाइन। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज 2.18 into 10 to the minus 18 divided by n square into z square joules। z आपको बता दिया क्या है पहले। ठीक है, फाइन। वही एटॉमिक नंबर। इसी तरह इसका रेडियस भी फिक्स्ड है। रेडियस इज इक्वल टू 558.9 n square divided by z पिकोमीटर। ये भी फिक्स्ड है, याद रखनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल आएंगे इसके। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिटल आल्सो फिक्स्ड। That is 2.18 into 10 to power minus 8 divided by n into z centimeter per second। Sorry, minus नहीं plus। Is that clear at all? This is the velocity of light। 2.18 into 10 to power 8 divided by n into z centimeter per। ये भी radius भी fixed है, velocity भी fixed है और energy भी fixed है। आगे समझ? वो ये जो एनर्जी फिक्स्ड है इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये एनर्जी, दूसरे में और एनर्जी, तीसरे में और एनर्जी, ये फिक्स्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है
ठीक उसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड। जैसे एनर्जी फिक्स्ड है, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, इट इज आल्सो फिक्स्ड एंड दिस इज इक्वल टू nh divided by 2 pi। n is number of orbit and pi is 3.14। समझ आ गई? पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.14। h पता है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट कल करवाया। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। तो ये हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू दिस nh होल 2 pi। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट बोलते हैं एटम के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट है। तो जब इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है ना रिपल्शन, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कुछ भी एनर्जी नहीं है। केमिस्ट्री में याद रखना, जब अट्रैक्शन होगी एनर्जी रिलीज करेगी, जब अट्रैक्शन होगी एनर्जी क्या करेगी? रिलीज करेगी। व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। आगे बेटा समझ? ठीक है, फाइन। तो अब इस केस में बोलते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन बड़ा दूर है उसमें कोई एनर्जी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो न्यूक्लियस ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जीरो से एनर्जी कम क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव, जो माइनस माइनस साइन। जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा एनर्जी और कम होती जाएगी। तो सबसे पहले ऑर्बिट में एनर्जी कम है, उसके बाद ज्यादा है, उसके बाद और ज्यादा बढ़ती जाएगी एनर्जी। आगे समझ? ठीक है, फाइन। तो इसी के हिसाब से बोला गया दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। समझ आ गई बात? ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है ये ग्राउंड स्टेट है। जब इसने ना फ्लेम से एनर्जी ली, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी ली, तो एनर्जी गेन करके ये यहाँ पे आ गया। तो पहले ये ग्राउंड स्टेट में था, अब ये आ गया एक्साइटेड स्टेट में। पहले किस में था? ग्राउंड स्टेट में, अब किस में आ गया? एक्साइटेड स्टेट में। अनस्टेबल है। क्या है ये? अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा? एनर्जी एमिट कर देगा और एमिट करके फिर से वापस आ जाएगा यहाँ पे। तो कितनी एनर्जी एमिट की? बोलते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई किसके बराबर है? अगर ये एनर्जी E1 है तो ये एनर्जी E2 है। तो दिस इज एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दोनों का डिफरेंस। एब्जॉर्ब करेगा प्लस हो जाएगी, रिलीज करेगा माइनस में। आगे समझ? E1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, E2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। हाइड्रोजन के केस में वही फॉर्मूला 2.18 डिवाइडेड बाय n² इनटू z²। समझ आ गई बात? ठीक है। तो उससे अगर एब्जॉर्ब की तो वो कितनी एब्जॉर्ब की? अगेन E2 माइनस 7, इतनी एब्जॉर्ब की। रिलीज की तो इतनी रिलीज करेगा। आगे समझ? इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइन। कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट यू कैन आस्क। सर अगर रिलीज होगी तो माइनस में आएगा? हाँ।